है जो हर बीमारी में काम करेगी, ऐसा होता नहीं है। देश में चुनिंदा ही बहुत बड़ी फैक्ट्री है आयुर्वेद की। ज्यादातर स्मॉल स्केल में आयुर्वेद की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि इसके एक्टिव्स को टेस्ट कैसे करना है। तुलसी आपने 5 ग्राम किसी को पकड़ा दी, अब पता ही नहीं उसके अंदर क्या एक्टिव्स है। जब मुझे ही नहीं पता तो मैं ऐसे बना के दे रहा हूँ, तो वो तीर तुक्का है, किसी को लग गया किसी को नहीं लगा। तो ये चीजें जो है वो आयुर्वेद को खराब कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉब्लम ही यही है, नॉलेज। जो लोग स्टेज पे बड़ा बड़ा बोलते हैं कि अच्छा हुआ मैं नहीं पढ़ा, 5वीं का फेल था मैं और आज अरबों रुपए कमा लिए, ऐसे एक आधा केस होगा। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है समझनी, एजुकेशन आपको सोचने का तरीका बताती है। जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट से बड़ा आदमी नहीं बना। टाइम देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, एक प्रोसेस होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेटवर्किंग के दीवाने और आज जिनसे हम मिलवाना चाहते हैं आपको, उन्हें आईटी का भी एक्सपीरियंस है। एक अमेरिकन कंपनी में उन्होंने काम किया, उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़े फाइनेंस कंपनी कोटक महिंद्रा, जिसका आपने नाम सुना होगा, उसके साथ काम किया और उसके बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग से सफर शुरू करके डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और 1 दशक का उनको एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में। आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए एक प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंग्रेडिएंट से लेके और मार्केटिंग तक। तो क्या आप तैयार हैं चलने के लिए उस सफ़र पर? Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Manish Marwaha. सर, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने पे और थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने के लिए। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारे दर्शक बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि एक आईटी प्रोफेशनल, मैं कह सकती हूँ एक आईटी प्रोफेशनल, एक फाइनेंस इंस्टीट्यूट से वास्ता रखने वाला इंसान कैसे इस आयुर्वेद के सेक्टर में आया, कैसे डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आया। तो कैसे सफ़र की शुरुआत की सर आपने? ये बहुत सारी चीज़ें शायद लिख कर आई होती हैं, भाग्य में भी होता है। मैंने जब अपनी पढ़ाई ख़त्म करी, जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करी, तो फर्स्ट जॉब जो मुझे मिली वो नॉर्दर्न इंडस्ट्री थी। उसमें मुझे रिसर्च में डाला गया और मुझे कंटेंट राइटिंग करनी थी, मुझे किताबें लिखनी थी, कोर्स कैरिकुलम बनाने थे। तो मैंने उस समय 4 किताबें लिखी। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। लेकिन इसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो आपको ए से लेके जेड तक मिलाना होता है, तो एक लॉजिकल ब्रेन बनता है आपका, मतलब आपका जो सोचने का पैटर्न है वो एक सही तरीका बन जाता है आपके पास। फिर क्योंकि वो थोड़ा मोटोनस सा काम था, देन आई शिफ्टेड टू एन अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन ट्रेडिंग एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। उसमें मैंने 4 साल काम करा, साउथ एशिया हेड था मैं। और उसके बाद फिर मुझे चांस मिला कोटक महिंद्रा के साथ काम करने का। 10 साल मैंने काम करा कोटक के साथ, वन ऑफ द प्रीमियम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। और मैं सचमुच थैंक्स करता हूँ मैनेजमेंट को कोटक की, जहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन शुरू से एक सपना था खुद के लिए कुछ करने का, अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। तो वो जज्बा जो था वो कहीं ना कहीं मुझे कह रहा था कि नहीं, अब अपना स्टार्ट करो काम। तो 10 साल कोटक के बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अब टाइम है, एक एनर्जी है, तो स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने आयुर्वेद को सिलेक्ट करा। हालांकि मेरी पढ़ाई फाइनेंशियल सेक्टर में थी, MBA थी, और फिर उसके बाद मैंने IT में पढ़ाई करी थी। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपने आयुर्वेद को क्यों चुना। एलोपैथी भी चुन सकते थे अगर हेल्थ में आना था तो
मैंने आईटी में काम करके देखा, मैंने उसका पीक देखा आईटी सेक्टर में। मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन करी वो 1991 था, 92 था जब मेरी ख़त्म हुई। उसके बाद जब मैंने वो टाइम देखा जब हर मोहल्ले में कंप्यूटर सेंटर खुला करते थे और एक एवरेज लड़का भी कंप्यूटर डिप्लोमा लेके आईटी का और अमेरिका का वीज़ा पा रहा था। लेकिन फिर सिचुएशन बदली, रिक्वायरमेंट बदली, पूरी दुनिया में .com बर्स्ट हुआ। मैंने वो पीक देखा और फिर लो देखा आईटी का। ऐसी फाइनेंशियल सेक्टर में मैंने वो 4 साल भी देखे जब इंडियन इकोनॉमी बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ पे थी। और 2008 में जब पूरी दुनिया में, अमेरिका में सब प्राइम आया तो उसके बाद जो इकोनॉमी किस तरह डोलड्रम में गई और पूरी दुनिया में एक मंदी आई, वो सिचुएशन भी मैंने देखी। तो मुझे लगा कि मुझे जो काम करना है, मुझे जो अपने लिए अगर कोई चीज़ बनानी है तो वो चीज़ हो जो रहती दुनिया तक स्टेबल रहे। हेल्थ एक ऐसा इशू है जो आज लगभग हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है। मेरे को लगता है कि लगभग हर इंसान साल में एक बार तो दवाई ज़रूर लेता है, और आजकल कोई घर ऐसा ही नहीं है, एक बार नहीं कई बार भी लेता है। हाँ जी, और कोई घर ऐसा है ही नहीं जिसमें दवा ना आती हो। तो मुझे लगा कि हेल्थ एक ऐसा इशू है जो मंदी में भी वैसे ही काम करेगा। जिसको ब्लड प्रेशर है ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, जब मार्केट नीचे जाएगी तो बल्कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होगा। लाइफस्टाइल इस तरीके का हो गया है। एग्जैक्टली। तो दिस इज हाउ आई हैव एंटर्ड इनटू हेल्थ इंडस्ट्री। पर मुझे आयुर्वेद में प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लगा कि इट हैज़ अ बेटर फ्यूचर, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो नेचुरल जो मॉलिक्यूल्स है उसकी तरफ बढ़ रही है, और जो एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको आयुर्वेद से हम कम कर सकते हैं। और अगर मैं डाटा को देखूं तो पिछले 2 दशकों में आयुर्वेद की ग्रोथ 8 गुना से ज़्यादा हुई। तो मुझे लगा कि ये सेक्टर प्रॉमिसिंग है, फ्यूचर इसका बहुत बड़ा है। सो दिस इज़ हाउ आई हैव डिसाइडेड कि आई शुड एंटर इनटू आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं मैन्युफैक्चरर के रूप में 2012 में अपना प्लांट शुरू करा, और 2 साल के बाद फिर जब इनिशियली तो हम थर्ड पार्टी करते थे, हमने बहुत सी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाए, और मैं डायरेक्ट सेलिंग, और मैं कह सकती हूँ डायरेक्ट सेलिंग भी एक ऐसा सेक्टर है जो कभी डाउन नहीं जाता। कोविड में मैक्सिमम था बिजनेस। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हालांकि जब मैं 2014 में इस इंडस्ट्री में आया, मुझे 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने, तो बहुत से लोग थे जो मुझे बहुत नेगेटिव बोले थे कि यार मतलब तेरी पढ़ाई लिखाई है, तेरा इतना एक्सपीरियंस है, वाइट कॉलर जॉब करी है, तो किस इंडस्ट्री में आ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का कोई फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा लोगों को। हालांकि उनकी बात भी गलत नहीं थी, क्योंकि भारत में डायरेक्ट सेलिंग मात्र 25 साल पुरानी है। अगर मैं किसी इंडस्ट्री के लाइफ साइकिल की बात करूं तो उसमें 25 साल बहुत छोटा पीरियड होता है, बहुत ही छोटा पीरियड होता है पूरी इंडस्ट्री के लाइफ साइकिल में। और मैंने फाइनेंशियल सेक्टर को प्राइवेट होते हुए, इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट होते हुए, आईटी सेक्टर को ओपन होते हुए देखा, तो मुझे सिचुएशन का पहले से आभास था कि दिस इज़ हाउ थिंग्स ग्रो। मतलब जो स्टार्ट होता है, जैसे एक बड़ा शोरूम खुलता है पहले, फिर उसको देखकर लोग दुकानें खोल लेते हैं, फिर वैसा माल लेकर लोग फड़ियों पे बैठ जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ मतलब थिंग्स गोज। इंडस्ट्री ऐसे इवॉल्व होती है। जो मेरे उस समय मुझे समझ में आया कि एक तरफ बहुत बड़ी कंपनियां थी भारत में डायरेक्ट सेलिंग में, और उसके आगे कोई था ही नहीं, बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स थे। तो मुझे लगा कि एक मिड साइज में एक बड़ा स्पेस क्रिएट किया जा सकता है अगर इस समय एंटर हो जाओ। उस समय डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कुछ स्टेट्स रूल्स लेकर आई थी, जैसे राजस्थान, केरला। तो मुझे एक लाइमलाइट नज़र आई, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ। मैं इंडस्ट्री में जब एंटर करा तो मैंने काफ़ी पहले समझा इस चीज़ को कि है क्या इसमें गवर्नमेंट रूल्स हैं। अगर इतनी प्रॉमिसिंग है तो क्यों बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर अभी तक इस इंडस्ट्री में नहीं आए। तो समझ में आया कि अभी रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है इसके अंदर, कोई इसको कोई देखने के लिए कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी नहीं है सरकार का। तो पर होप नज़र आ रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था, भारत का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। तो मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में स्कोप है। स्ट्रगल तो ज़रूर है शुरू में, लेकिन फ्यूचर में एक बड़ा
बड़ा पॉइंट बन सकता है यहाँ पर. सो दिस इज हाउ आई हैव एंटर्ड इनटू दिस. आयुर्वेद कितना सटीक बैठता है एलोपैथी के मुकाबले कि कोई इंसान क्या पूरी तरह से क्योर हो सकता है आयुर्वेद से? ये मेरा बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता. तो क्या हम मान सकते हैं कि आयुर्वेद को अपना के हर्ब्स में इतनी पावर है कि हम फिट रह सकते हैं, उस चीज़ों को क्योर कर सकते हैं कोई डिजीज़ है तो? देखिए, एलोपैथी का इतिहास तो 100-150 साल पुराना है और आयुर्वेद लाखों साल से इस धरती पर हमारे वेदों के रूप में है. जब से सभ्यताएं बनी है तब से कोई ना कोई तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है. तो आयुर्वेद का डेफिनेटली एक बड़ा रोल है. अगर आप भारत के इतिहास में जाके देखें, वाघभट जी को देखें, तो आज से कई हजार साल पहले शल्य चिकित्सा होती थी. राइट. तो उनका जो नॉलेज लेवल था वो डिफरेंट लेवल पर था. सो ऐसा नहीं कह सकते कि एलोपैथी के आने के बाद ही रेवोल्यूशन हुआ है. एक्चुअली क्या है कि पूरे हेल्थ सेक्टर के ऊपर, खासकर अगर मैं एलोपैथी की बात करूं, पश्चिम का बहुत बड़ा प्रभाव है. जिसके पास पैसा है उसका प्रभाव और दबाव दिखता है. तो एक नैरेटिव बना दिया पूरी दुनिया में कि एलोपैथी के बिना कुछ भी संभव नहीं है. जितना पैसा सरकार एलोपैथी की रिसर्च में खर्च करती है या उनको जितनी फंडिंग मिलती है कॉर्पोरेट से, उसके मुकाबले आयुर्वेद के पास शायद 5% भी फंड नहीं है. तो क्योंकि भारत उसका एक बहुत बड़ा ज्ञान रखता था आयुर्वेद का, और हमारी पूरी दुनिया में कुछ से नहीं थी उस समय. उस समय हम लोग डेवलप नहीं थे, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं था, ना हमारे पास वो फंड्स थे. तो हमारे यहाँ पर भी कट कॉपी पेस्ट मारा कि भैया जो एलोपैथी कह रही है उसको सुन लो. कोविड के टाइम पे फिर पूरी दुनिया ने देखा कि इम्यूनिटी क्या है, और इम्यूनिटी की जहाँ तक बात समझ में आई तो लोगों को समझ में आया कि आयुर्वेद ही लेना पड़ेगा. तब आयुर्वेद की तरफ काफी लोग बहुत रुझान हुआ, क्योंकि लोगों की जो इम्यूनिटी की रक्षा आयुर्वेद ने करी उस समय. हमें समझ में आया कि हल्दी के गुण, हमें समझ में आया काली मिर्च के गुण, हमें समझ में आया तुलसी के गुण. ऐसी कितनी जड़ी बूटियां हैं जो, और मैं कह सकती हूँ पूरे देश को समझ आया. अंग्रेजों ने भी टर्मरिक नाम की चीज, हल्दी डालना शुरू कर दिया. एग्जैक्टली. और मेरे अपने बहुत से रिलेटिव्स, बहुत से फ्रेंड्स जो अमेरिका में हैं, उनके मुझे फ़ोन आते थे, बेसिल्स तो तुलसी. तो वहाँ शेल्फों से ख़त्म हो गए तुलसी के पाउडर, तुलसी के टैबलेट्स, शेल्फों से हल्दी ख़त्म हो गई. यहाँ से मेरे कई फ्रेंड्स थे जिनके रिलेटिव्स थे, उन्होंने यहाँ से कोरियर भेजे उनको कि भैया ये तुलसी की गोलियाँ खा लो, या आप गिलोय खा लो, हल्दी ले लो. ये सब चीज़ें भी हुई. तो एक्चुअली क्या है कि इसको अगर सही से समझा जाए, इसके ऊपर अगर बहुत सा रिसर्च अभी बाकी है. हमारे यहाँ पे रेफरेंस ग्रंथों में है, और काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि भारत सरकार अब कुछ प्रयास कर रही है. हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो है, उनको और अगर फंड मिले, और अगर वो आयुर्वेद की फैक्ट्रीज को जो अच्छा कर रही हैं उनको और सपोर्ट करें रिसर्च में, तो बहुत चमत्कारी चीज़ें आ सकती हैं. क्योंकि एलोपैथी मॉलिक्यूल पे बेस्ड है, एक सिंगल मॉलिक्यूल पे. और आयुर्वेद में क्या होता है कि एक ही हर्ब के अंदर ढेरों मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मल्टी डायमेंशनल काम करती है. वो एक रोग के लिए नहीं, बाकी रोगों के लिए भी. लेकिन आप जो बात कर रहे थे कि एलोपैथी और आयुर्वेद में क्या फ़र्क है, पोटेंसी अगर प्रॉपर दी जाए तो वो उतनी तेजी से काम करती है जितना एलोपैथी. आज दिक्कत क्या है कि देश में चुनिंदा ही बहुत बड़ी फैक्ट्री है आयुर्वेद की. ज़्यादातर स्मॉल स्केल में आयुर्वेद की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि इसके एक्टिव्स को टेस्ट कैसे करना है. अब हर्ब्स है वो नेचर में पैदा हुई है. अब किस नेचर में पैदा हुई है, किस वातावरण में पैदा हुई है, कौन सा उसको पानी लगा, कितनी खाद लगी है या नहीं लगी. आजकल बहुत सारी तो हर्ब्स खेतों में भी उगने लगी है. पहले ये सारी नेचुरल आती थी, जंगल से आती थी, जिसकी पोटेंसी पूरी होती थी. आज पोटेंसी पे काम ही नहीं हो रहा. फिर किसी को पता भी नहीं है कि इसके अंदर किस परसेंटेज में एक्टिव्स हैं. जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट की जांच कर रही हैं, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी तो मेरे लिए सबसे बड़ा
क्वेश्चन मार्क था कि जो मैं हर्ब ले रहा हूँ, क्योंकि एक हर्ब के अंदर कितनी वैरायटी है, कितनी स्पीशीज है एक ही हर्ब की, तो उसमें से कौन सी वाली वैरायटी मुझे चाहिए, उस वैरायटी को कैसे मैं जांचूं। तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंट, ये फार्माकोपिया में सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने कुछ खुद से नहीं करा। जब इंडियन फार्माकोपिया आयुर्वेद का पढ़ोगे तो उसमें एक एक हर्ब की डीएनए फिंगरप्रिंट दिया हुआ है। बस वो मैन्युफैक्चरर को चेक करना होता है कि जो मैं हर्ब यूज कर रहा हूँ उसका डीएनए फिंगरप्रिंट वही है जो मुझे कर रहा है चाहिए, या नहीं कर रहा। फिर दूसरी चीज, उसकी एक्टिव परसेंटेज क्या है। आज हम एक्सट्रैक्ट तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट क्या है किसी को भी नहीं पता, एक्सट्रैक्ट क्या है। उसके अंदर मूर्ख बना रहे हैं बहुत से मैन्युफैक्चरर, कोई टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है कि किसमें कितने बेकोसाइट है, क्या परसेंटेज ऑफ बेकोसाइट है। अगर वो चीज़ चेक करके अगर हम मैन्युफैक्चर करें जो हमें चाहिए, अब तुलसी आपने 5 ग्राम किसी को पकड़ा दी, अब पता ही नहीं उसके अंदर क्या एक्टिव्स है। मैंने ब्रह्मी दी किसी को, ब्रह्मी में पता ही नहीं कितने परसेंट बेकोसाइट है। अश्वगंधा दी, उसमें पता ही नहीं मुझे कि क्या कितना परसेंट उसके अंदर एक्टिव है। जब मुझे ही नहीं पता तो मैं ऐसे ही बना के दे रहा हूँ, तो वो तीर तुक्का, किसी को लग गया किसी को नहीं लगा। तो ये चीज़ें जो है वो आयुर्वेद को खराब कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि